दोस्तों आप प्राप्त करें बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हार्ड कॉपी नोट्स मात्र 1000 रुपए में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बाय पोस्ट आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी। देश के सामने गरीबी थी, बेरोजगारी थी। इसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया उससे भारत को उभरना भी था। तो इसके लिए भारत ने पंचवर्षीय योजना का यूज किया। तो जो नेहरू महालनोबिस मॉडल है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से लागू होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत स्वतंत्रता के समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, यानी कि भारत की जनसंख्या का अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में काम कर रही थी। साथ ही साथ जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा था, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को संकेत करता है। भारत के पास संसाधन तो थे, लेकिन संसाधनों को निकालने के लिए तकनीक नहीं थी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भारत पिछड़ा हुआ था। औद्योगिक शासनकाल ने भारत के परंपरागत उद्योगों को समाप्त कर दिया। भारत के पास जो कपड़ा उद्योग, भारत के पास जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से कमजोर हो गई। भारत में उद्योगों के नाम पर बहुत ही कम कंपनियां थी और जो कंपनियां थी बेसिकली वो बहुत ही सेंटर्ड इलाके में थी। भारतीय जनसंख्या का बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में काम करता था। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। अब भारत को अपनी विकास की रफ्तार, विकास का दौर स्टार्ट करना था। तो भारत रूस की विकास की गति से प्रभावित था और भारत ने एक्चुअली भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हुई, लेकिन उसका झुकाव समाजवाद की तरफ था, जो कि रूस की अर्थव्यवस्था से मेल खाता है। इसलिए जैसे रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपना आर्थिक विकास किया, भारत ने भी उसी पैटर्न पर अपनी पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट की। तो भारत ने पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट की 1950 में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और भारत की जो मतलब आप कह सकते एक तरीके से जो भारत ने जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो फोकस रहा वो एग्रीकल्चर पे रहा। यानी कि भारत में जिस समय भारत आजाद हुआ उसके बाद 1950 में जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की तो पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस भूमि सुधार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना, खासतौर पे फूड के मामले में ये रहा। इसके अंतर्गत भूमि सुधार काम किए गए, सूखा राहत कार्यक्रम कार्य किया गया, ग्रामीण ढांचे का विकास किया गया और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास मिला। लेकिन इस पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आप कह सकते हो एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी जरूरत औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना भी रहा। तो इसके बाद 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उसमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का बल दिया गया, जिसको कि नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है। बेसिकली प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने एक मॉडल तैयार किया जिसको हम ड्यूल इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या एक तरीके से दो तरीके की अर्थव्यवस्था मांगी, एक तो जो उत्पादन करती है, दूसरी वो जो उपभोग करती है। बेसिकली इस पूरे के पूरे मॉडल का ये मानना था कि अगर आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो दीर्घकाल में उपभोक्ता वस्तु अपने आप उत्पादित होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने ये विचार दिया कि भारत जैसे विकासशील देश में, यानी कि ये महालनोबिस का मॉडल है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए दीर्घकालीन आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि उनका ये मॉडल ये कहता है कि अगर एक अर्थव्यवस्था को विकास करना है, दीर्घकालीन विकास को पकड़ना है, तो उनको भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्पादक जो पूंजीगत वस्तुएं उनके उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका मानना था कि भारत स्वयं अपने लिए मशीन, उपकरण, इस्पात और भारी यंत्र तैयार करने के में सक्षम हो जाए तो उसे आयात पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कि ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनको वो भारत विदेशों से खरीद रहा है, अगर भारत एक बार उपभोक्ता पूंजीगत वस्तु और भारी वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए तो धीरे धीरे भारत टीवी, फ्रिज, एसी, कार ये सब खरीदना बंद कर देगा और देश में ही इन सब चीजों का उत्पादन किया जा सकेगा। यानी कि देश की दीर्घकालीन विकास के लिए, देश के दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक देश ऐसी वस्तु का उत्पादन करे
जिससे कि देश में भविष्य में उत्पादन का विकास हो। इसीलिए महालनोबिस नेहरू मॉडल इस बात पर जोर देता है कि एक देश को पूंजीगत वस्तुओं और भारी उद्योगों पर विशेष रूप से निवेश करना चाहिए। तो प्रोफेसर महालनोबिस ने अपने इस विचार को उनके लिए एक मॉडल, मतलब उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया। उसमें उन्होंने 2 सेक्टर मॉडल माना। आप अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आपको उसमें महालनोबिस मॉडल पढ़ाया जाता है बच्चों। उन्होंने 2 सेक्टर मॉडल माना। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में 2 क्षेत्र मानी उन्होंने, उपभोक्ता क्षेत्र कंज्यूमर गुड सेक्टर, और दूसरा पूंजीगत वस्तु सेक्टर यानी कैपिटल गुड सेक्टर। तो उनका यह मानना था कि कैपिटल गुड सेक्टर को डेवलपमेंट करने पर सरकार के द्वारा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार कैपिटल सेक्टर डेवलप हो गया तो कंज्यूमर सेक्टर अपने आप डेवलप अर्थव्यवस्था कर देगी। उन्होंने अपने मॉडल से यह सिद्ध किया कि पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जाए तो दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता, रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ेगा, जिससे एक देश आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेगा। तो बेसिकली अगर हम मॉडल को कंक्लूड करें, जो आपको समझना है, जो आप अगर नहीं एग्जाम में लिखोगे तो गलत माना जाएगा, वो ये है कि महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल ड्यूल इकोनॉमी मॉडल है, जिसमें यह मानता है कि एक तरफ तो उपभोक्ता वस्तु है, दूसरी तरफ पूंजीगत वस्तु है और भारी उद्योग, पूंजीगत वस्तु और भारी उद्योग। एक देश को अपने विकास को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तु और भारी उद्योगों पर निवेश करना चाहिए। एक बार इन उद्योगों का डेवलपमेंट हो गया तो धीरे धीरे करके उपभोक्ता वस्तु का भी डेवलपमेंट देश के अंदर हो सकता है। यानी कि एक बार अगर आप मशीन बनाना, ट्रक बनाना, इसके अलावा बुलडोजर बनाना, इसके अलावा और बड़ी बड़ी इस्पात, लोहा, इन सब की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा लोगे तो धीरे धीरे करके भारत जो है वो इस बात में सक्षम हो जाएगा कि वो टीवी, फ्रिज, एसी, कार अपने देश में ही बना सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां पर हम एक समराइज कर लेते हैं उद्देश्य की। तो इस मॉडल का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी कि देश जो आयात पर बड़ी मात्रा में निर्भर है उसको देश में आयात की पर निर्भरता धीरे धीरे घटे। इसके अलावा औद्योगिक विकास की गति को बल देना। आपको जैसे पता है भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन का सामना कर रही थी, तो औद्योगिक विकास को बल देना भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना, यानी कि भारत जो विदेशों से तकनीक आयात कर रहा है, पूंजीगत वस्तुएं आयात कर रहा है, धीरे धीरे करके विदेशी निर्भरता को कम करना, जिससे कि भारतीय अपनी विदेशी मुद्रा की बचत भी हो। इसके अलावा विकास की गति को बढ़ाना, यानी कि इस देखिए अगर उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा तो इससे डेफिनेटली देश की जो विकास गति है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना भी इस योजना का लक्ष्य था। पूंजी निर्माण का मतलब है बेसिकली निवेश को पूंजीगत कार्यों में लगाना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। ओवरऑल कंक्लूजन इसका यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता थी जिससे कि भारत अपने उद्योगों में आत्मनिर्भर हो जाए, साथ ही साथ भारत जो है वो अपनी तकनीक और पूंजीगत वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो जाए, धीरे धीरे उपभोक्ता वस्तुओं में ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि तो इसकी ये है कि इसने विकास की जो दर है उसको ऊंची विकास दर प्राप्त की। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की जो दर है, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 4.2 रही, जबकि औद्योगिक विकास दर जो है वो 7.2% दर्ज की गई। इतने ही वर्षों में यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर मात्र 5.7% थी। इससे साबित होता है कि महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल के द्वारा औद्योगिक विस्तार हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा दूसरी हम बात करें पूंजीगत निवेश में वृद्धि, तो दूसरी योजना में कुल पूंजीगत निवेश जो है वो मात्र 15% था, जो कि दूसरी योजना में बढ़कर 24% तक पहुंच गया। इससे हमें पता चलता है कि भारत में बड़ी मात्रा में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूंजीगत निवेश किया गया। सरकार द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिकता देने वाला क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र से हटके औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास करना रहा। इसके अलावा दोस्तों इस वाले पूरे दौर में भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश किया गया। सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनको इसी योजना के अंदर बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने भारी उद्योगों के लिए 540 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया। यह निवेश देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए और देश के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा खर्च किया गया बहुत बड़ा अमाउंट है। उस जमाने में देखिए LIC बनी, भेल, सेल, इस तरह बहुत सारी कंपनियों की स्थापना इसी दौर के अंदर हुई है।
इसके अलावा 3 प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए गए। दूसरी योजना के दौरान भारत में 3 प्रमुख स्टील प्लांट बनाए गए। भिलाई जो कि रूस से सहयोग से बना, राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से बना, और दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना। इस स्टील प्लांट में स्टील का उत्पादन 1950 में 1.5 मिलियन टन था, जो कि 1960 तक बढ़ते बढ़ते 4.5 मिलियन टन हो गया, जो इस मॉडल की सफलता को बताता है। यानी कि ये बता रहा है कि भारत में किस तरीके से स्टील उत्पादन जो भारत में इनके प्लांट स्थापना से पहले 1.5 मिलियन टन था, वो 4.5 मिलियन टन हो गया 1960 में बढ़ते बढ़ते। तो इससे पता चलता है कि भारत, क्योंकि स्टील देखिए हर चीज में लगती है, आप किसी भी चीज में लगाओगे स्टील की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देश में तकनीकी शिक्षा और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए इसी दौर में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना हुई। इसके अलावा IHE रांची जैसे संस्थान भारी यंत्रों के निर्माण और अभियंत्रण कौशल के लिए स्थापित किए गए। यानी कि आईआईटी, आईआईएम और इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट है वो इस योजना में बनाए गए, ताकि केवल और केवल भारी उद्योगों में निवेश ना करें, हम तकनीकी भी सीखें, हम मैनेजमेंट भी सीखें, हम इस तरीके की चीजें भी सीखें, जिससे कि हम भविष्य में जाकर अपने उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि कर सकें। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस दौर में कई सारे सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई, जिसमें भेल है, HAL विमान और रक्षा, सेल हुआ, मतलब जो भेल है वो विद्युत उपकरण के क्षेत्र में काम करता है, HAL विमान और रक्षा के उपकरण के क्षेत्र में काम करता है, सेल जो है वो इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। इससे देश के दीर्घकालीन विकास की गति को बल मिला। तो ये दोस्तों कुछ उपलब्धियां हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण किए गए। स्टील संयंत्रों की स्थापना में रूस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों का सहयोग रहा, और लगातार भारत ने कई देशों के साथ कांटेक्ट किया, जाके तकनीक और उपकरण इन सबको आसानी से हस्तांतरित किया जा सके। आलोचनाओं की बात करें तो दोस्तों इस पूरी सबसे बड़ी आलोचना ये रही कि पूरे की पूरी योजना में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई। देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है। आय का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। विदेशी व्यापार में कृषि का बहुत योगदान है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई और कृषि के विकास पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तु की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। विकास मॉडल में यह माना गया था कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने से देश में उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। लेकिन उपभोक्ता वस्तु की जरूरत तो अभी है भाई, आप पनीर आज खाओगे या 1 साल बाद सोचोगे, तो उत्पादन क्षमता तो बढ़ रही थी, लेकिन देश में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी तो बढ़ाना जरूरी है। उसमें ये कहीं ना कहीं ये योजना पूरी तरीके से चूक हो गई। यानी कि इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तु जैसे कपड़े, दवाई, खाना, तेल, इनके उत्पादन पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। ये भी इसकी एक तरीके से विफलता है। इसके अलावा ये मॉडल बड़ी बड़ी मशीनों, बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग करने की बात करता है, और भारत एक श्रम प्रधान देश है। देश में बड़ी मात्रा में जनसंख्या है जिनको रोजगार की जरूरत है। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने में कोई विशेष रूप से सहायक देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों इसकी वजह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। बड़े उद्योगों की स्थापना कुछ चुनिंदा राज्यों में हुई, जैसे झारखंड है, बिहार है, बंगाल है। इसके अलावा देश के बहुत बड़ा क्षेत्र उपेक्षित रह गया, जिसकी वजह से जो रीजनल इंबैलेंस है, राज्यों के बीच में इंबैलेंस है, क्षेत्रों के बीच में इंबैलेंस है, वो लगातार बढ़ा हुआ देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों निजी क्षेत्र की इस पूरी की पूरी मॉडल में उपेक्षा की गई। इस पूरे के पूरे मॉडल में सरकार ने ये माना कि वही जो है वो भारी उद्योगों में निवेश कर सकती है। 1956 की आप औद्योगिक नीति पढ़ोगे तो उसमें सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। निजी क्षेत्र के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा दोस्तों इस पूरी की पूरी में विदेशी पूंजी और तकनीक जो उपयोग है वो बहुत सीमित रहा। इसके अलावा दोस्तों इस पूरी की पूरी योजना के अंदर सरकार ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की, उससे देश के अंदर बजटीय घाटे पर लगातार दबाव बना रहा। और आप जैसे कि जानते हो कि एक देश के पास संसाधन तो सीमित होते हैं। अगर सरकार बड़ी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करेगी तो इसका मतलब है सरकार का जो बजट घाटा है वो लगातार बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ये इन्फ्लेशन के रूप में भी सामने देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि नेहरू महालनोबिस मॉडल के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की गति को पकड़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा मॉडल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।